Hello, aspirants. Very good morning and welcome to daily news analysis of Indian Express. आज तारीख है 18 जुलाई, so let's get started. पहली न्यूज है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ओके, दो एंगल है इसमें, ग्रामीण एंड अर्बन। अर्बन को देखती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और ग्रामीण वाले कंपोनेंट को देखती है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो ये पहली चीज जो आपको याद रखनी है। दूसरा, दो स्कीम्स चलती हैं, एक होती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ओके, एंड एक होती है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अगर आप नए हैं तो आप इनमें एक बेसिक डिफरेंस दिमाग में रख लीजिए। जब सेंट्रल सेक्टर स्कीम की बात आएगी तो 100% फंडिंग सेंटर प्रोवाइड करता है, स्टेट्स को इनपे कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना है। लेकिन जब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी तो कंट्रीब्यूशन बनता है स्टेट्स का, या तो 60-40 के रेशियो में होगा, कभी 50-50 भी हो सकता है। जैसे कि प्रधानमंत्री एक योजना आई थी कृषि के इंश्योरेंस को लेकर, प्रधानमंत्री बीमा योजना ऐसे ही कुछ था। ओके, उसको लेकर 50-50 रखा गया था। तो उसमें फिर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने ऑब्जेक्शन भी लिया था कि अगर 50-50 फंडिंग ही देनी है दोनों को, स्टेट को भी सेंटर को भी, तो फिर स्कीम का नाम प्रधानमंत्री क्यों है। ओके, फिर उसका नाम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योजना कीजिए ना आप, राइट, कृषि बीमा योजना। ओके, तो उनका कहना था कि अगर दोनों को ही कंट्रीब्यूशन देना है तो फिर किसान ये क्यों माने कि ये प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं योजना, जब स्टेट गवर्नमेंट भी 50% कंट्रीब्यूशन दे रही है। ये तो इस तरह से भी होता है। एंड 90-10 रेशियो भी होता है। ये जनरली नॉर्थ ईस्टर्न एंड हिली स्टेट्स के लिए होता है जिनकी इनकम, खुद की इनकम थोड़ी कम होती है। और तो ये दोनों में डिफरेंस जाना आपने। इसके बाद इस न्यूज में क्या है, इस न्यूज में ये है कि यहाँ पर 10 स्टेट्स ऐसे थे जिन्होंने अभी तक जो ये हाउसेस थे ये सैंक्शन नहीं किए थे। 10 भी नहीं, अराउंड 2 डजन स्टेट्स थे। ये देखिए, सेंटर हैज विड्रॉन द एलोकेशन ऑफ 1.44 लाख हाउसेस फॉर अबाउट from about 2 dozen state and union territories which failed to sanction the houses by June 30 and given these to Uttar Pradesh as additional allocation. Alright? और ये जो बेनिफिशियरी सिलेक्ट किए जाते हैं कि किनको हाउस देना है, ये किस बेसिस पर होता है, तो ये डिसाइड होता है ऑन बेसिस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, और ये डिसाइड करती है स्टेट्स। ऑलराइट, स्टेट इस सेंसस के बेस पर डिसाइड करेगी कौन बेनिफिशियरीज हैं जिनको हाउस देना है। ऑलराइट, फिर यहाँ पर दिल्ली ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसने कहा है कि हम ये जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस वाला मैटर है जिससे सेंटर ने पूरी सर्विस अपने अंडर में ले ली है, सर्विसेज जो दिल्ली, देखिए दिल्ली में आप असेंबली इलेक्ट कर रहे हो, ओके, आपके पीपल अपने लीडर्स चूज कर रहे हैं, मिनिस्टर बन रहे हैं, लेकिन वो मिनिस्टर के अंडर में काम करने वाले ऑफिसर सेंटर अपॉइंट कर रहा है थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो ये गलत है। तो उसी को लेकर ये जो केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम ये 5 जज बेंच को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट बेंच होती है कितनी भी हो सकती है, जैसे 3 जज बेंच हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 9 हो सकती है, 11, 13। अब तक सबसे बड़ी बेंच 13 जजेस की बैठी है केशवानंद भारती केस में। राइट, तो ये जो डे टू डे कमेंट्री आ रही है ना, इसको मत कीजिए अभी, जस्ट इग्नोर इट। जब इस पे फाइनल डिसीजन आ जाएगा तब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और वही हमारे काम का होगा। कि 60+ ओल्ड पीपल की तरह डे टू डे लाइन बाय लाइन रीड मत कीजिए, आपका इतना टाइम भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका काम का है कि first time they have used the power conferred by Article 239 AA7 and brought services out of domain of Delhi Legislative Assembly. Alright? तो ये जो आर्टिकल नंबर है ना, ये पूरा दिल्ली एनसीआर को जो प्रोविजन दिए गए कॉन्स्टिट्यूशन में उससे डील करता है। Alright, now let's move on to next. ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, Article 239 AA of Constitution deal with a special provision with respect to Delhi. Alright? बाकी जब उस पर जजमेंट आ जाएगा तब बात कर लेंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट होंगे। ये देखिए यहाँ भी एलजी और सीएम में तनातनी चल रही है ओवर द अपॉइंटमेंट ऑफ डीआरसी चेयरमैन, दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन। ओके, उसके चेयरमैन को लेकर थोड़ा उनकी तनातनी चल रही है। ये सब सेंटर की वजह से हो रहा है क्योंकि वो क्लियर नहीं कर रहा है। और लॉजिकली भी आप सोच सकते हैं कि एक मिनिस्टर काम कर रहा है लेकिन उसके अंडर में ऑफिसर, क्योंकि मिनिस्टर क्या है यार, वो पॉलिटिकल अथॉरिटी है, असली एग्जीक्यूशन तो ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में होता है। और अगर वो ब्यूरोक्रेट सेंटर अपॉइंट कर रहा है तो फिर मिनिस्टर्स की सुनेंगे ही क्यों। और वो हुआ अभी जब फ्लड हुआ ना,
तब कई आम आदमी पार्टी के लेजिस्लेचर और मिनिस्टर्स ने कहा कि इवन दी ऑफिसर्स आर नॉट पिकिंग देयर कॉल, तो ये डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। चलिए, ये सब तो है सिटी लेवल की न्यूज़, आगे चलते हैं। यहाँ पे कर्नाटका ने कहा है कि ठीक है, हम रिपील नहीं करेंगे ये जो एंटी कन्वर्जन लॉ लेके आई थी ना, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी कर्नाटका में, तो पहले इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम इसको रिपील करेंगे, बट अब इन्होंने कहा है कि नहीं रिपील कर रहे हैं। फिर कुछ इश्यूज को लेके बहुत है ऐसा, मतलब देखिए, एक तो क्रिश्चियंस की तरफ से काफी कन्वर्जन के इंसिडेंट्स देखे गए हैं। ओके, लेकिन ये करते हैं किसी ना किसी तरह के आपको बेनिफिट देके, ओके, जिसे कहते हैं हम शेड्यूल्स करके, नॉट फोर्सफुली। और दूसरा एक एंगल है लव जिहाद का, कि मैं अपनी सोच नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि किन इश्यूज की वजह से ये बिल लाए गए थे, किस प्रिटेक्स्ट पे लाए गए थे। और अगर आपको एज सच कभी इंटरव्यू में इस तरह की बातें भी करनी, तो यू कैन से कि देखिए सर, केरल के सीएम ने ये बात असेंबली में कही थी, डेफिनेटली कही थी, कि लव जिहाद के इंसिडेंसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो पुलिस इज देयर, लॉ एंड ऑर्डर मशीन इज देयर, जस्ट टेक देम। ओके, अगर आपके पास प्रूफ है सफिशिएंट तो जस्ट अरेस्ट देम, उस चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप ये चीज पब्लिक डोमेन में बहुत ज्यादा बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर वो जो इनोसेंट्स भी होते हैं ना, उनको भी गिल्टी की नजर से देखा जाता है। ओके, और एक डेमोक्रेसी का या इवन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ, रूल ऑफ लॉ का भी एक सिंगल लाइन प्रोविजन है कि 100 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, राइट? दैट इज व्हाट रूल ऑफ लॉ अक्रॉस द वर्ल्ड इज। राइट, तो अगर आपको इस चीज को कभी बोलना भी हो तो आप इस तरीके से बोलिए, लेट लॉ डिसाइड rather than पब्लिक ऑन रोड। एनीवे, आगे बढ़ते हैं। ये G20 समिट क्योंकि साल भर चलेगा, तो इसको लेके अलग अलग मीटिंग हो रही है, कभी मेयर्स की मीटिंग होती है, कभी फाइनेंस मिनिस्टर की। आप इसमें अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, डे टू डे कमेंट्री फॉलो करने में जरूरत नहीं है आपको। राइट, आपका काम है कि जो इश्यूज हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी से रिलेटेड या अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड, आप उन पे ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर मिनिस्टर, ये जो पीयूष गोयल हैं, हु इज मिनिस्टर ऑफ फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंज्यूमर अफेयर, इन्होंने लॉन्च किया है सब्सिडाइज चना दाल एट ₹60 पर केजी। एंड अगेन सेम, जो मैंने आपको नाफेड और एनसीसीएफ कराया था, द मिलिंग एंड पैकेजिंग ऑफ चना दाल इज अंडरटेकन बाय नाफेड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू इट्स रिटेल आउटलेट इन दिल्ली एनसीआर एंड ऑल्सो थ्रू आउटलेट्स ऑफ एनसीसीएफ, केंद्रीय भंडार इन सफल। अब देखिए, यहाँ पर जरूरी ये है आपके लिए कि ये सब ना, इनको हम कहते हैं नी जर्क, ये सब नी जर्क स्टेप्स या मेजर्स कह सकते हो आप इनको, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का काम नहीं है कि आप सब्सिडाइज टमाटर ला के शहर में बांट दीजिए या सब्सिडाइज चना दाल लेकर बांट दीजिए। दिस इज नॉट व्हाट सेंट्रल गवर्नमेंट इज मेंट फॉर। राइट, आपको करने की जरूरत क्या है कि आपको उतना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सप्लाई चेन डेवलप करने की जरूरत है कि जो बीच का वेस्टेज होता है, जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हाई होने की वजह से प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है, उस पर वर्क करने की जरूरत है। ये तो नीजक रिएक्शन होते हैं जब आप साल भर सो रहे होते हो, कोई कुछ नहीं किया आपने सालों तक, और फिर जब किसी चीज की प्राइस एकदम से ज्यादा बढ़ गए, तो आप कहते हैं चलिए चलिए हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम आपको सब्सिडाइज करेंगे। तो ऐसे नीजक रिएक्शन से कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये तो हर सीजन में हर साल आएंगे, आप कब तक करोगे? ऑलराइट, तो आपको अपने आंसर्स में जो मेंशन करना होगा दैट एनी नी जर्क रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट दिस रिकरिंग फेनोमेना ऑफ प्राइस राइज। यू नीड टू हैव ए लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी और पॉलिसी। ऑलराइट, ये हैं यूएई के बारे में कुछ, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड दिखा देता हूँ, बाकी तो आपको पता है। इस बार कॉप समिट होगा यूएई में, COP28 यूएनएफसीसीसी का। ओके, हमने इनके साथ ज्वाइन किया है सीपा, और इसकी टाइमलाइन जान लीजिए। इसके लिए मुझे शायद एक अलग पेज लेना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहले होता है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, यानी हम कुछ कमोडिटीज में टैक्स हटा देते हैं एक दूसरे के ऊपर से। ऑलराइट, जैसे मान लीजिए कि सिर्फ फूड आइटम्स हैं, वीट एटसेट्रा, तो उस पे हम लोग हम हैं श्रीलंका है, हम लोगों ने कहा कि चलिए ये आइटम हम प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट करते हैं इन पर, और इन पर टैक्स नहीं लगाएंगे, बाकी पे लगाएंगे। ऑलराइट, उसके बाद आता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आपने पीटीए कर लिया तो आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर सकते हैं, यानी कि आप लगभग सभी गुड्स पे, ओके, सभी गुड्स पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे, किसी भी सर्विसेज पे आप टैक्स नहीं लगाएंगे। सो दैट इज एफटीए। फिर अगर ये भी आपका सक्सेसफुल हो जाए तो आप कर लीजिए सीसा, या फिर इसको कह लीजिए सीपा।
यानी कॉम्प्रिहेंसिव, हर चीज पे कोई नहीं, अब वो चाहे गुड्स हो, सर्विसेज हो, इन्वेस्टमेंट हो, पीपल टू पीपल मूवमेंट हो, सब पे हमने ये एग्रीमेंट किया है। और अगर ये भी आपका बहुत अच्छा कामयाब हो जाए तो आप बन जाइए एक इकोनॉमिक कम्युनिटी। ठीक है, जैसे कि आसियान बना था। उसने कहा कि हमारे जो 10 कंट्रीज हैं इनमें इकोनॉमिक सारा ट्रेड, भाई जो टैक्स एक कंट्री में लगता है, सपोज कोई एक हैंडसेट है, राइट, या मोबाइल है, तो जो टैक्स इंडोनेशिया में लग रहा है वही बाकी के आसियान, बचे हुए 9 आसियान मेंबर्स लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक कम्युनिटी। मतलब सिंगल मार्केट बन चुके हैं हम लोग। और एक सिंगल मार्केट, जैसे इमेजिन कीजिए कि हमारा 7 कंट्री जो है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड अदर्स, ये सब एक इकोनॉमिक मार्केट बन जाए। बिल्कुल एकदम ट्रेड, बिल्कुल जितना टैक्स हमारे यहाँ लग रहा है किसी एक प्रोडक्ट पे, उतना ही पाकिस्तान में लग रहा है, उतना ही श्रीलंका में लग रहा है। ऑलराइट, आपस में हम जो ट्रेड कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे आप श्रीलंका गए, आप वहां से कुछ खरीद के लाए, आपको कस्टम देना पड़ेगा यहाँ के, बट वो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर वो पूरा एक डोमेस्टिक मार्केट ही कंसिडर किया जाता है। जैसे कहते हैं इकोनॉमिक कम्युनिटी। और अगर ये भी आपका बहुत अच्छा सक्सेसफुल बन जाए तो फाइनली फिर आप बन जाइए एक यूनियन। एग्जाम्पल यूरोपियन यूनियन। उनके पूरे बॉर्डर से खुले पड़े हैं। आप कार उठाइए, आप फ्रांस से जर्मनी चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, आपके लोग यहाँ से डिग्री ले लें, वहां जाके जॉब कर लें दूसरे देश में, नो प्रॉब्लम, कोई वीजा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ओके, सो ये होता है पूरा प्रोसेस। पीटीए साइन कीजिए, फिर एफटीए कीजिए। पीटीए प्रेफरेंशियल, यानी कि कुछ आइटम्स पर, एफटीए आपकी मर्जी किस पे करना चाहते हैं आप। एफटीए सिर्फ गुड्स पे, या गुड्स प्लस सर्विसेज पे, या इन्वेस्टमेंट पे भी करना चाहते हैं, या दूसरों पे भी। ओके, इट्स ऑल अप टू यू। देन अगर ये कामयाब हो जाए तो कॉम्प्रिहेंसिव कर लीजिए। चलिए सभी चीजों पे करते हैं अब। और ये भी कामयाब हो जाए, इकोनॉमिक कम्युनिटी बन जाइए, और ये भी हो जाए तो यूरोपियन यूनियन की तरह एक यूनियन बन जाइए। मतलब सिर्फ देश अलग लेकिन सारे कानून एक, जो कि इंडिया, पाकिस्तान और यहाँ के लिए बोला जाता है कि एक यूनियन बन के रह लेते। इतना लड़ने की जरूरत क्या थी इतने साल तक, बट वो कभी हो नहीं सकता। एनीवे, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट। यहाँ पर क्या काम का है हमारे, कुछ भी नहीं, बस आपको शायद ये पता होगा, ये जो कालका शिमला शिमला रेल लाइन है ना, जिसमें बड़ा फेमस सा गाना रिकॉर्ड हुआ था बहुत पहले, गाड़ी बुला रही है, सिटी बजा रही है। ऑलराइट, तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बस इतना सही याद रखना है। और ये शायद 2009 में बनी थी, 2009 या 2012, देख लेना, आर्टिकल में कहीं दिया हुआ है, आई कैंट रिकॉल इट। ओके, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट 2008। कई बार पूछा जाता है, क्योंकि यूपीएससी ने अपने कुछ क्वेश्चन में इस तरह से पूछा है कि आप अपने दोस्त के साथ दिल्ली गए, आप उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घुमाना चाहते हैं, तो इनमें से आप कौन कौन सी साइट्स घुमाएंगे। आप जब तक आपको पता ही नहीं होंगी कौन सी साइट्स है, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट कर नहीं पाओगे। ओके, तो इंडिया गेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है उसमें, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है और पूछता रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी न्यूज में आती है कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो आप उसका ध्यान रखिए। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, यूसीसी, ये सब आपके काम का नहीं है, इतना डेप्थ में मत जाओ। आपको सिर्फ चैलेंजेस जानने हैं, आपको उसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जानने हैं, बेनिफिट्स जानने हैं, और वे फॉरवर्ड जानना है। वो सब मैं करवा दूंगा सेपरेटली। इन सब चीज़ों में टाइम वेस्ट मत करना। और ये जब मैंने आपको उस दिन ब्लैक सी कराया था, तब मैंने आपको बताया था कि क्रीमन पेनिनसुला है बीच में, एक साइड है सी ऑफ अजोव, वहां से एक कर्च स्ट्रेट निकलती है। ऑलराइट, और कर्च स्ट्रेट से निकल के आप जाते हैं ब्लैक सी में, फिर आगे जाके मेडिटेरियन सी में जाएंगे। ऑलराइट, तो आपको याद रखना है कि ये जो रशिया का मेनलैंड है और क्रीमिया है, जिसको एनेक्स किया था रशिया ने यूक्रेन से, इसको कनेक्ट करता है कर्च ब्रिज। ठीक है, और इम्पोर्टेंट आपके लिए ये है तुजला आइलैंड। अब क्योंकि ये न्यूज़पेपर में आ गया है मैप, तो देर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि आपसे वो जरूर पूछेगा मैच द फॉलोइंग में 3-4 साइट्स देके तुजला आइलैंड कहाँ है, और फिर आपको मार्क करना होगा। इस साल भी ऐसे कई क्वेश्चन आए थे 2023 में। अब यहाँ पर न्यू नॉर्म्स लाए गए हैं सीनियर एडवोकेट। क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये डिसाइड करता है कि कौन सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कर किसको सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट करना है। एक कमेटी डिसाइड करती है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट जजेस और होते हैं, उसके अलावा बार के मेंबर होते हैं। ओके, तो इन्होंने इसके लिए न्यू नॉर्म्स लाए। बट द मेजर इशू वॉज ट्रांसपेरेंसी। ऑलराइट, ट्रांसपेरेंसी इज द मेजर इशू, क्योंकि यहाँ पर होती है सीक्रेट वोटिंग। अब अगर आपको अपने फेवर में वोट चाहिए तो आपको क्या करना है, ये तो आप जानते ही हैं।
तो इस चीज को चेंज करना जरूरी है। जुडिशरी में सबसे ज्यादा ओपेकनेस है, चाहे जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे केसों की लिस्टिंग हो कि किस केस को पहले रखना है, किस केस को बाद में रखना है, या किस केस को अगली डेट कितनी बाद में देनी है, बहुत ज्यादा ओपेकनेस है। ओके, तो यहाँ पर हमें नॉर्म्स नहीं जानने हैं, हमारे काम का नहीं है, वो लॉयर्स, लॉ फील्ड के बच्चे जाने। लेकिन आपको जो जानना है कि ट्रांसपेरेंसी लाना जरूरी है जुडिशरी में, हर चीज में। बिमस्टैक, अब देखिए अगर हम माने कि ये इंडिया है हमारा, तो इधर आ जाता है बांग्लादेश, उसके बाद म्यांमार, म्यांमार से आते हैं हम थाईलैंड, थाईलैंड से नीचे जाते हैं मलेशिया एंड सिंगापुर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो हमारा रीजन है पानी का, इसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, और ये इधर नीचे श्रीलंका भी है। तो इस बे ऑफ बंगाल की बॉर्डर में जितनी भी कंट्रीज हैं ना, उन सब ने मिलकर अपना एक इनिशिएटिव बनाया था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल, यानी हर सेक्टर के लिए, कई सेक्टर्स के लिए, सिर्फ कोई एक स्पेसिफिक सेक्टर नहीं, जैसे कोई यहाँ पर सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है, और भी मल्टी सेक्टर है, टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। ऑलराइट, इसकी मीटिंग हुई है बिम्स्टेक की। बना कब था? 97 में, बाय साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन। पहले इसका नाम था बिस्ट इकोनॉमिक कॉपरेशन, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। उसके बाद इसी 97 में ही म्यांमार ने भी ज्वाइन कर लिया, और उसके बाद नेपाल, भूटान भी आ गए 2004 में। ओके, तब जाके ये बना बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, वरना पहले ये कंट्रीज के नाम पे रखा गया था। ऑलराइट, इनिशियली इन्होंने डिसाइड किया था कि हम 6 सेक्टर पे कॉपरेट करेंगे, दैट इज ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड फिशरीज। बट बाद में ये सब एक्सपैंड किया गया और भी ज्यादा सेक्टर्स को ऐड किया गया, जैसे सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, क्राइम, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनर्जी एंड सो ऑन। ऑलराइट, एंड दूसरा इंडिया का सबसे बड़ा नहीं, एक और बात ये कि उरी अटैक जब हुआ था ना हमारे 2016 में, तो उसके बाद सार्क समिट, क्योंकि सार्क में 2 मेंबर और आ जाते हैं ना, एक आ जाता है अफगानिस्तान, एक आ जाता है पाकिस्तान। ऑलराइट, अगर आप मेंबर देखेंगे ना, तो अगर इन 2 को हटा दें सार्क से, और इधर से आप म्यांमार और थाईलैंड को ऐड कर दें, तो ये बन जाते हैं बिम्स्टेक। ऑलराइट, मैप में आप ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और नीचे म्यांमार एंड थाईलैंड, और इतने ही फर्क है दोनों ग्रुप में। जब सार्क की बात करते हैं तो ये 2 निकल जाते हैं, म्यांमार एंड थाईलैंड, और ये 2 आ जाते हैं। और जब हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान को हटा देते हैं, और इसको आ जाते हैं। तो हमने बिम्स्टेक ऑलमोस्ट डॉर्मेंट ही पड़ा हुआ था, लेकिन इसको रिवाइव इसीलिए किया कि यार ये पाकिस्तान की वजह से ना कुछ काम हो नहीं पाता है सार्क में, ये हमेशा टांग अड़ाता है। जब भी सार्क की मीटिंग करो, ये कश्मीरी 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 लोगों की बातें करने लगता है कि आप लोग ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हो, और मीटिंग ठप पड़ जाती है। ना उसको ट्रेड की बात करनी है, ना उसको कम्युनिकेशन की बात करनी है, ना कोई डेवलपमेंट की करनी है, वो सिर्फ कश्मीर का राग अलापता रहता है। और तो उसीलिए हमने सार्क से अपना ध्यान हटाया उरी हमले के बाद 2016 में, और कोशिश की गई कि बिम्स्टेक को रिवाइव करें, ताकि इन 2 कंट्री को छोड़ भी दो तो बाकी नेपाल हो गई, भूटान हो गई, बांग्लादेश, श्रीलंका, बाकी कंट्रीज को अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ वर्क कर सके मिलके। ओके, तो हमारा फोकस बिम्स्टेक पे अब ज्यादा रहता है। और दूसरा रीजन सबसे बड़ा रीजन है चाइना। तो एक तो ये बांग्लादेश में भी एंटर कर रहा है, और दूसरा म्यांमार में एक पोर्ट है, क्योक क्योक पोर्ट, यार इसका प्रोनाउंसिएशन बहुत टफ है। ओके, ऐसा ही कुछ नाम है, क्योक पोर्ट। तो ये डेवलप कर रहा है। तो अगर वो म्यांमार में ये सब डेवलप करता है, यानी कि चाइना यहाँ से सीधा सीधा एंटर करता है बे ऑफ बंगाल में। अगर बांग्लादेश के साथ डेवलप करता है तो सीधा सीधा एंटर करता है बे ऑफ बंगाल में। और हमारे लिए बे ऑफ बंगाल, मैंने जब आपको हिस्ट्री पढ़ाई मैंने बताया, बे ऑफ बंगाल एक टाइम पे चोला लेक कहलाता था। यहाँ पे जो चोलास रूल कर रहे थे ना, उनका इतना डोमिनेशन था यहाँ तक, पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक। तो हम बे ऑफ बंगाल में किसी और की एंट्री बर्दाश्त कर नहीं सकते। ओके, तो एक चाइना फैक्टर भी उसमें आ जाता है। फ्रेंच कनेक्शन, रूटेड इंटरेस्ट, मेरे ख्याल से हम फ्रेंच पे ना काफी सारे पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अब हमें इसमें और डिस्कस करनी चाहिए। मैंने आपको बताया ये, जब भी आप किसी भी इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ें किसी भी कंट्री के साथ, फोकस ऑन दीज पिलर्स, स्ट्रेंथन कोऑपरेशन इन एरियाज ऑफ डिफेंस, सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, स्पेस, सिविल न्यूक्लियर, रिन्यूएबल्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ब्लू इकोनॉमी। और इनसे रिलेटेड जो भी एक एक दो दो एग्रीमेंट हुए उनको कोट कीजिए और आपका आंसर हो गया। हाँ, ये चीज मैंने नहीं बताई आपको, एक तो आईएसए तो ठीक है आप जानते हैं, बट इसके साथ हमने स्टेब्लिश ट्राइलेटरल्स लाइक इंडिया फ्रांस ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया फ्रांस यूएई। ओके, इसमें भी हमने ये 2 ऑर्गेनाइजेशन भी हमने स्टैब्लिश करें, एक ऑस्ट्रेलिया को साथ लेके, एक यूएई को साथ लेके। ठीक है, तो इसके अलावा राफेल की बात हम कर चुके हैं।
सबमरीन, स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात हम कर चुके हैं। डिफेंस मॉडर्नाइजेशन में हेल्प कर रहा है फ्रांस हमारी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाईज एंड मेक इन इंडिया। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई मतलब हम अकेले रशिया पे डिपेंड थे ना अपने मिलिट्री के लिए, मोस्टली ऑलमोस्ट 70%। तो अब हम थोड़ा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, फ्रांस से ले रहे हैं, इसराइल से ले रहे हैं, यूएसए से भी ले रहे हैं। ओके। इसके बाद फ्रांस ने हमें जैतापुर पावर रिएक्टर जो है हमारा न्यूक्लियर, उसमें वर्क किया है हमारे साथ। ऑलराइट, देन और देख लेते हैं क्या काम का है इसमें, कुछ अगर नया मिलता है तो। बाकी तो हम इतने दिन से देख ही रहे हैं। हाँ, इंडिया का जो ट्रेड है ना फ्रांस से वो बहुत कम है, अगर डिफेंस को हटा दें तो। डिफेंस तो क्या है, बड़ी बड़ी डील होती है तो उनमें तो जाते ही है काफी पैसा। अगर डिफेंस डील्स हटा दें तो उसके बाद इंडिया का ट्रेड सिर्फ 10 से 12 बिलियन डॉलर ईयर है। इससे ज्यादा तो हमारा बांग्लादेश के साथ है। ओके, तो ये दिखाता है ना कि पोटेंशियल अभी बहुत है जो आपने टैप नहीं किया है। इसके अलावा फ्रेंच कंपनी से भी इंडिया में सिर्फ 10 बिलियन डॉलर ही इन्वेस्ट किए, जो कि बहुत कम है, क्योंकि फ्रांस की इकोनॉमी भी ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन है। तो हमारे नेगोशिएशन चल भी रहे हैं इंडिया ईयू ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट पर, बट अभी तक वो मटेरियलाइज नहीं हो पाया है। फिर पीपल टू पीपल की जब हमने बात की थी, हमने कहा था 50,000 स्टूडेंट्स विल हेल्प अचीव एंड न्यू टारगेट ऑफ 30,000 इंडियन स्टूडेंट्स इन फ्रांस बाय 2030। फ्रांस में देखिए जाकर पढ़ाई करने का एक सबसे बड़ा बैरियर बनता है लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि उनकी अधिकतर यूनिवर्सिटीज उसी लैंग्वेज को कंसिडर करती हैं। एंड दूसरा कि हमारे यहाँ से जो बच्चे जाते भी हैं ना, मोस्टली वो हैं जो हमारी फ्रेंच कॉलोनीज थी यहाँ पर, जैसे पुडुचेरी, राइट, जहाँ पे फ्रेंच ने रूल किया है, तो वहाँ के बच्चे ही ज़्यादा जाते हैं। बस दैट्स इट, इसमें इतना ही जानना था, बाकी तो हम बहुत देख ही चुके हैं काफ़ी हद तक। टू द मून एंड बैक। देखिए इसमें क्रक्स इसने वही दिया है जो मैंने आपको बताया था, कि आज की ये जो कामयाबी है ये मोटिवेट करती है अगली जनरेशन को आगे बढ़ने के लिए। और दूसरा मैं आपको बता ही चुका हूँ कि हम साउथ पोल के आसपास लैंड करेंगे, जो कि किसी ने नहीं किया अभी तक। इसको सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं, मतलब बिना क्रैश हुए। पिछली बार हमारा क्रैश हो गया था, दैट इज हार्ड लैंडिंग। ऑलराइट, अब इसके बाद देखिए, जब आप ये प्रूफ करते हैं अपने आप को कि हम सक्षम हैं, तो आपके साथ कोलैबोरेशन होता है इंटरनेशनल। मैं पहले बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। तो इंडिया इज नाउ ए सिग्नेटरी टू आर्टेमिस अकॉर्ड्स। आर्टेमिस अकॉर्ड क्या है कि फिर से इंसान को भेजा जाएगा चांद पे, एंड कोशिश की जाएगी चांद को कॉलोनाइज करने की। ओके, और इसमें और भी एजेंसीज हैं, जैसे नासा है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जैक्सा जापान की, कनाडा, सीएसए। ओके, फॉर मून एक्सप्लोरेशन विथ ए व्यू टू कॉलोनाइज इट। एंड आपको पता होगा मून पे हीलियम के बहुत भंडार हैं, एंड हीलियम इज कंसिडर्ड एज ए फ्यूचर फ्यूल फॉर रॉकेट्स। तो अगर आप चांद पे कुछ कर पाते हैं तो कल को आप हीलियम की माइनिंग करके अपने रॉकेट्स के लिए फ्यूल ले सकते हैं, और फिर वहां से अगर आप अपने रॉकेट को फुल कर लेंगे, तो जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन की हम बात करते हैं ना, कि हम और आगे के प्लैनेट्स पे जा पाए, वो मुमकिन हो पाएगा। ऑलराइट, उसके बाद मेरे को आपको एक और बात बतानी है, क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इट यूज सॉलिड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एट टेम्परेचर ऑफ -200 डिग्री सेल्सियस। ये क्रायोजेनिक इंजन होता है हमारा। ओके, इसके अलावा हम लोग और भी वर्ल्ड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें पार्ट हैं, जैसे 30 मीटर टेलीस्कोप, लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जो सर्न कर रहा है, फ्रेंच एजेंसी है। उसके अलावा लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी, दैट इज मीगो इंडिया, जिसने डिटेक्ट किया था ग्रेविटेशनल वेव्स को। उसके अलावा स्क्वायर किलोमीटर एरो इन एस्ट्रोनॉमी, तो ये आप कोट करेंगे इंटरनेशनल कॉपरेशन में, ओके, इन स्पेस सेक्टर। बस इसमें मुझे इतना ही बताना था आपको। यहाँ पर है कि मैंने आपको कल की न्यूज़ में बताया था कि मनरेगा में डिमांड बढ़ी है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता है ना, वो, तो इस बार जो फ्लड आए हैं उस वजह से खरीफ की जो सोइंग थी ना उस पर असर पड़ा है। तो जो लेबर यहाँ काम कर सकती थी वो अनएम्प्लॉयड रह गई, तो इसलिए उन लोगों ने मनरेगा में ज़्यादा वर्क ढूंढा है। ये भी कल की न्यूज़ से रिलेटेड है कि ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है, स्पेशली अमंग टीनेजर्स लाइक 16-17, राइट, तो हमारी जो सेक्सुअल कंसेंट की एज है वो है 18 ईयर्स। उसके नीचे अगर आप अपनी मर्जी से भी करते हो तो भी वो क्रिमिनल ऑफेंस ही माना जाता है। ओके, तो इसको रिड्यूस करने की बात की जा रही है, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी बोला है, इवन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी यही कहा है कि देखिए ऐसे केसेस में हमें डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि सेक्सुअल असॉल्ट कहाँ हुआ है और सेक्सुअल कंसेंट कहाँ पे था। ओके, तो इस लॉ को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कई कंट्रीज में ये सब 16 ईयर्स समझी जाती है ये एज, क्योंकि हमारे यहाँ काफी ज्यादा समझा जाता है। ओके, सो यहाँ पर आपने यहाँ पर लिखा हुआ है
that the special zero tolerance laws legally largely clash with self arranged relationships. तो इसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा चेंज करने की अब जरूरत है, क्योंकि रियलिटी हम सब देख रहे हैं सोसाइटी में। यहाँ पे चाइल्ड लाइन की बात की है, इसमें ज्यादा कुछ तो नहीं जानना है, लेकिन बस बता देता हूँ, आपका दिल मानेगा नहीं उसको पढ़े बिना। Center had decided to take over the child helpline service operated by NGO since its inception 1998। यानी कि जो चीज अच्छे से खासी चल रही है, खराब हुई नहीं है, उसको सेंटर अपने हाथ में लेके क्यों खराब कर रहा है? जब एनजीओ उस चीज में ठीक से काम कर रहे हैं, हेल्पलाइन को मेंटेन कर रहे हैं अच्छे से, तो फिर इनका मानना है कि यू आर ट्राइंग टू मेक समथिंग दैट इज नॉट बैड एक्चुअली। यहाँ पे बैंगलोर की सिटी को लेके इन्होंने कोई आर्टिकल लिखा है, हमारे काम का नहीं है, लेकिन एक टर्म आपको बताना चाहूंगा, कॉस्मोपॉलिटन। ये क्या होता है? देखिए, जब एक शहर या एक देश में अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, ओके, जैसे हमारे यहाँ से यूपी बिहार से अगर लोग बैंगलोर जा रहे हैं, और चेन्नई से लोग आ रहे हैं, या नॉर्थ ईस्ट से लोग आ रहे हैं, सब अपने साथ अपनी लैंग्वेज, अपना कल्चर, अपनी प्रैक्टिसेस, अपने कस्टम्स लेकर जाते हैं, राइट? और उसी को मिला के बनती है हमारी ये कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी उस पर्टिकुलर सिटी के लिए। लेकिन अब अगर आप यहाँ इम्पोज करने लगे कि आपको अगर बैंगलोर में रहना है तो आपको यहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, यू हैव टू लर्न कन्नड़, तो दैट इज अगेंस्ट दिस प्रिंसिपल या दिस कॉस्मोपॉलिटन, इसके अगेंस्ट जाती है। तो ये चीज, अरे आपके शहर में अलग अलग कल्चर के लोग आकर रहे हैं, अलग अलग डाइवर्सिटी, एक डाइवर्सिटी मेंटेन हो आपके शहर में, उसे कॉस्मोपॉलिटन कहा जाता है। लेकिन अगर आप जब इम्पोज करने लगते हैं कि आपको यहाँ रहना तो यही लैंग्वेज सीखनी है, आपको यही कस्टम फॉलो करने होंगे, तो दैट इज नॉट गुड। ओके, कॉस्मोपॉलिटन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए। ये आज जो वहां पर पॉपुलेशन रह रही है ना, वो ब्रिटिश भी है, वो स्पेनिश भी है, वो फ्रेंच भी है, ओके, एंड वो कैनेडियन भी है। ये जब की बात है, जब ये जस्ट जस्ट आजाद हुए थे, तब से ही कॉस्मोपॉलिटन है। और यही कल्चर इनका और डेवलप होता चला गया, और इन्होंने टैलेंट को अट्रैक्ट किया, क्योंकि उन्होंने वहां पर रिलीजन या कास्ट या कलर के नाम पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया लोगों को ज्यादा। उन्होंने सिर्फ एक चीज देखी, आपके पास टैलेंट है तो कम टू अमेरिका, यूएसए। और ये वहां का एक इंस्टीट्यूट भी है जो वर्ल्ड ओवर बच्चों के आईक्यू टेस्ट करके बचपन में ही टैलेंट आइडेंटिफाई करता है, दैट दिस चाइल्ड इज बोर्न विद स्पेशल आईक्यू। तो वो पूरा उनका एजुकेशन फंड अपने देश में खुद करता है। इसलिए अमेरिका यानी कि यूएसए आज इतना आगे है, वो टैलेंट को आइडेंटिफाई करता है वर्ल्ड ओवर। आपके पास टैलेंट है तो आप हमारे यहाँ आइए, वो सारा खर्चा देगा, आपको पढ़ाएगा लिखाएगा, सब करेगा। उनके कुछ इंस्टीट्यूट्स का यही काम है वर्ल्ड ओवर। इसलिए सबसे कॉस्मोपॉलिटन सोसाइटी है यूएसए। एशिया से भी आप देखेंगे तो इंडिया से लेके चाइना, चाइना, वियतनाम, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, सब लोग मिलेंगे आपको वहां पर। और ऐसा नहीं कि छोटे मोटे वर्क, अच्छी अच्छी पोजीशन पे मिलेंगे आपको, बिकॉज टैलेंट के लिए जगह है अमेरिका में। ये मैनी ऑफ द अबव, ये कुछ फालतू का आर्टिकल है, इसको मत टाइम वेस्ट करना, क्योंकि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है कभी। टोटली इम्प्रैक्टिकल बात है ये। यहाँ पे सुप्रिया सुले से रिलेटेड है, पॉलिटिकल एंगल से हमें नहीं जानना है। यहाँ पर मैं आपको दो टर्म बताऊंगा, एक तो होता है टर्म कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, अगर आप सपोज कीजिए कि आप एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी है जो ऑयल खरीदना चाहती है इराक से, आप गए ऑन द स्पॉट और आपको इमीडिएट लेना है, उन्होंने ऑन द स्पॉट अपनी प्राइस बता दी कि एक्स डॉलर का हम दे रहे हैं, आपने थोड़ा बहुत नेगोशिएट किया और आप उस टाइम ले आए, ठीक है, ये हो गई स्पॉट। टर्म होता है कि आपको लंबे समय तक चाहिए, लाइक सपोज अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल, तो उसके लिए आपने टर्म्स फिक्स कर लिया कि अगले 5-6 साल तक मैं इसी प्राइस पर लूंगा और इतनी क्वांटिटी में लूंगा, ठीक, इसे कहते हैं हम टर्म कॉन्ट्रैक्ट। अब चाहे फ्यूचर में आपके इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस गिरे या बढ़े, मुझे कोई मतलब नहीं, मैं आपके साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूं कि इतने फिक्स डॉलर पर मैं आपसे ऑयल खरीदूंगा और इतनी क्वांटिटी खरीदूंगा हर साल। तो इंडिया अपना करीब 70% ऑयल टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू लेता है और 30% लेता है स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो हमारे पॉलिसी मेकर का कहना है कि इवन ये 30% भी बहुत ज्यादा है, इसको भी कम करेंगे हम लोग। ओके, ज्यादा से ज्यादा हम टर्म पे ही लेंगे, ताकि कि ये जो फ्लक्चुएशंस होते हैं ना, हर रोजाना प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, कई बार वो ज्यादा भी बढ़ जाते हैं। तो ये फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा अपना ऑयल टर्म कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इंपोर्ट करना चाहेंगे, ना कि स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू। तो आपको ये टर्म क्लियर है? आगे बढ़े। एक ये है।
अब क्या हो रहा है कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था ना, तो एक सेकंड, मुझे इसको ना थोड़ा डिटेल में लेना होगा। हाँ, जब यूक्रेन पे रशिया ने अटैक किया था तो इस पे सैंक्शंस लगा दिए थे वेस्टर्न कंट्रीज ने। लेकिन इसको अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, अपनी वॉर को फंड करने के लिए ऑयल सेल करना था। तो इसने क्या कहा लोगों को कि चलिए मैं आपको बहुत डीप डिस्काउंट दूंगा, आप मुझसे ऑयल खरीदिए। अब अगर आप मैप देखेंगे तो रशिया है यहाँ कहीं, उसके उसके नीचे चाइना है और उसके नीचे है हमारा इंडिया। अब यहाँ से ऑल द वे ऑयल लेके आना, और इंडिया के बाजू में है पाकिस्तान और इधर ईरान, और ईरान के बाद ये पूरी हमारी वो कंट्रीज, ठीक है। तो ईरान यहाँ लगा हुआ है और ईरान से ही टच है जस्ट इराक। अब इराक से लाना ये ज़्यादा आसान है, यहाँ से लाना ज़्यादा इजी है, चीप है, सस्ता पड़ता है यहाँ से लाना आपको। जबकि रशिया से लाना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ही बहुत महंगी पड़ जाती है हमें। तो हम लोग रशिया से ज़्यादा ऑयल परचेज नहीं करते थे, हम इधर से ज़्यादा करना पसंद करते हैं मिडिल ईस्ट से। और क्योंकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफाइनिंग फैक्ट्रीज भी है ना, कंपनीज, वो भी वेस्टर्न कोस्ट पर ही है हमारी। तो अगर हम रशिया से ले भी लेना तो हमें ऑल द वे वापस घूम के यहीं लाना पड़ेगा। राइट, जामनगर रिफाइनिंग आपने सुनी होगी, रिलायंस की, एशिया की सबसे बड़ी है। तो अगर आपको यहीं पे लाना है तो फिर रशिया से लेके ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? तो इसलिए हम प्रेफर नहीं करते थे रशिया से ज़्यादा ऑयल लेना, ठीक है। अब यूक्रेन वॉर के बाद क्या हुआ, रशिया ने कहा चलिए मैं आपको देता हूँ डीप डिस्काउंट एकदम, ठीक है। तो वो डीप डिस्काउंट देने से करीब करीब हम जब रशिया से ले भी रहे हैं तो हमारा ऑलमोस्ट हर बैरल पे $30 बच रहा था, सेव हो रहे थे। तो इस तरीके से पिछले 15 महीने तक, लास्ट 15 मंथ, रशिया रहा हमारा बिगेस्ट सप्लायर, लार्जेस्ट। ऑलराइट, इससे पहले, वॉर से पहले हुआ करता था इराक हमारा लार्जेस्ट सप्लायर। ऑलराइट, यहाँ पे क्लियर है। अब अब रशिया ने क्या किया, धीरे धीरे अपने प्राइसेस बढ़ाना शुरू कर दिए, अब क्योंकि उसको पैसा भी तो चाहिए ना, ऑलरेडी उसकी इकोनॉमी का नाश लगा हुआ है। तो हमारा ये जो डिस्काउंट था ये कम होता चला गया। अब तो हमारे रिफाइनर्स कह रहे हैं कि बस बहुत हो गया, अब अब रशिया से इंपोर्ट हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं और इराक से बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा प्रॉफिट उधर ज्यादा हो रहा है। और इसके साथ एक और क्या डेवलपमेंट हुई थी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थी ना, उन्होंने एक कैप लगा दिया था, प्राइस कैप। ये समझाना चाह रहा हूँ मेनली मैं आपको। प्राइस कैप ऑफ $60, कि आप $60 से नीचे नहीं लेंगे, सॉरी, $60 से ऊपर नहीं लेंगे रशिया से ऑयल। तो इस चक्कर में क्या होगा कि इंडिया ने ज्वाइन नहीं किया इसको, चाइना ने भी ज्वाइन नहीं किया। $60 से ऊपर नहीं लेंगे, यानी कि वो कहीं ना कहीं रशिया का नुकसान करना चाह रहे हैं कि रशिया का ऑयल सस्ता बिके दुनिया में। क्योंकि अगर $60 से ऊपर नहीं बेच सकता तो उसको ज्यादा क्वांटिटी सेल करने पर भी उसको तो पैसा कम आ रहा है ना। और पैसा कम आएगा तो वॉर में जो फंडिंग जा रही है रशिया की तरफ से, ये वॉर फंडिंग को रोकने के लिए ये स्टेप लिया था वेस्टर्न पावर ने, प्राइस कैप लगाकर। क्योंकि इंडिया ने ज्वाइन किया नहीं, चाइना ने ज्वाइन किया नहीं, जबकि ये लोग समझाते रहे वेस्टर्न वाले इंडिया चाइना को, देखिए अगर आप ये कैप का जो हमने लगाया है, अगर इसको ज्वाइन करेंगे ना तो आप और बेटर नेगोशिएट कर पाएंगे। अगर अभी आपको रशिया $70 में दे रहा है, क्योंकि मार्केट में उधर तो चल रहा है $100 से भी ऊपर, 114 समथिंग, ओके। तो आप अगर 70 में दे रहे हैं तो आप ये अलायंस ज्वाइन कीजिए ना, ताकि आप भी बोल सकें कि $60 में दो। लेकिन क्या है कि हमारे और चाइना की जो रिलेशन है रशिया के साथ, उस चक्कर में हमने ये सब ज्वाइन किया नहीं। अब आप देख सकते हैं कि $60 का कैप लगा भी दो तो क्वांटिटी में तो कोई फर्क नहीं आएगा, रशिया की सेल तो होती रहेगी। बस ये है कि जो प्राइस उसके पास आ रहा है बेच के, वो कम हो जाएगा, राइट। उसकी इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और यही वेस्टर्न पावर्स का गोल था इसके थ्रू, इस प्राइस कैप के थ्रू, कि हमें रशिया में जो पैसा आ रहा है वो कम करना है। तो रशिया ने कहा तुम कैप लगाओगे तो मैं तुम लोगों को सप्लाई ही बंद कर दूंगा। उसने सप्लाई ही बंद करने की धमकी दी वेस्टर्न कंट्रीज को, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन। और ये कंट्रीज के लिए रशिया इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इनके यहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तो इनको चाहिए रशिया की गैस, खासकर अपने यहाँ वार्म, अपने आप को वार्म करने के लिए, अपने इलेक्ट्रिसिटी प्लांट्स को गैस पे रन करने के लिए। तो ये कैप उल्टा पड़ रहा है कहीं ना कहीं वेस्टर्न वालों को, कि रशिया का ज्यादा कुछ जा नहीं रहा है लेकिन वेस्टर्न वालों का काफी नुकसान हो रहा है। बोले, ये प्राइस कैप मुझे आपको समझाना था मेनली। अब वापस आते हैं हम आर्टिकल पे। इंडिया डाइल्स इराक एज रशियन ऑयल लूजेस द चार्म, क्यों? क्योंकि उसने डिस्काउंट अब कम कर दिया है, अब वो नहीं दे रहा ज्यादा डिस्काउंट, ओके।
India's public sector refiners talks with their traditional West Asian supplier of crude oil, particularly Iraq, to increase purchase amid significant decline. अच्छा, एक और बात, अब अगर मान लो इंडिया की ज्वाइन नहीं कर रहा, ये चलो कुछ भी हो, मगर इस प्राइस कैप से फर्क क्या आएगा? रशिया फिर भी सप्लाई करता रहेगा ना, फर्क आएगा। होता है क्या है कि शिपिंग में जब आप ये ऑयल वगैरह ट्रांसपोर्ट करते हो ना, तो सबसे तो इसमें इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी हो जाता है। कोई डैमेज हो जाए तो आपका करोड़ों का शिप है यार, खराब हो जाएगा। ये ऑयल जो पैसे देके लाए वो खराब हो जाएगा। तो ऐसे में इंश्योरेंस देने वाली सबसे ज्यादा वेस्टर्न कंपनीज हैं। ये कहती है हम आपको कोई इंश्योरेंस नहीं देंगे। फिर अब रशिया से कोई वैसल चला तो ऐसा नहीं है कि सीधा इंडिया ही पहुंचेगा, बीच में रुकता है कई जगह। अगर उस तरफ से आ रहा है अटलांटिक ओशन से, तो भी कई यूरोपियन कंट्रीज के पोर्ट पे रुकता है। तो ये कहते हैं कि हम यहाँ पे क्लियरेंस नहीं देंगे आपको, आपके वेसल को। क्लियरेंस देंगे भी तो काफी डिले करके देंगे। तो इस तरह की जो फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करती हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज या कंपनीज, इसमें आप लॉस सफर कर लेंगे। ओके, चलिए वापस आते हैं इस आर्टिकल पे कि discount on Russian crude has contracted drastically in recent weeks, and public sector refiners are not looking to buy from Russia if they are charged more than the G7 price cap. और यानी कि अब हमारे खुद की जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना रिफाइनिंग करने वाली, जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या प्राइवेट वाली भी, वो कह रही हैं कि यार अगर ये G7 का जो प्राइस कैप है उससे ज्यादा ले रहे हैं, लाइक $70, तो हम नहीं खरीदेंगे। इससे अच्छा हम इराक से ही खरीदेंगे, कम से कम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट तो बचेगी ना। ओके, लेकिन अभी भी फिर भी रशिया से करीब हम अपना 40% ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो ये मुझे आपको समझाना था, ये हो गया है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। हाँ, यहाँ पर ना एक ब्लैक सी डील हुई थी। यानी कि देखिए, मैप तो खैर यहाँ नहीं दिया है, लेकिन मैंने आपको मैप बताया तो आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे हमारा ये ब्लैक सी है, ओके, ये सी ऑफ अजोव है, यहाँ पे कर्च स्ट्रेट है, ऊपर है यूक्रेन और इधर है रशिया। और इस ब्लैक सी से आगे जाएंगे हम तो मिल जाएगा टर्की। तो ये डील हुई थी, टर्की और यूएन ने ब्रोकर की थी कि देखिए आप लोग ने ये पूरे ब्लैक सी में माइंस बिछा रखे हैं एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आप ये सब हटाइए। एटलीस्ट कम से कम यूक्रेन से जो व्हीट सप्लाई होता है ना, ग्रेन्स, वो तो होने दीजिए, ताकि वर्ल्ड ओवर में क्या है, कई कंट्रीज है जैसे इजिप्ट है, इवन टर्की, और जितनी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं जिनकी जमीन में ऑयल ज्यादा है पानी कम है, वहां एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, तो वो लोग यही ये व्हीट सप्लाई के लिए ही डिपेंड करती है। रशिया यूक्रेन दोनों बहुत अच्छे खासे सप्लायर हैं व्हीट के, और इंडिया भी। ठीक है, तो फिर ये ब्लैक सी में ये सब लड़ाई शुरू होने से, माइंस वगैरह बिछाने से, बॉम्ब वगैरह बिछाने से, तो फिर इन्होंने ये डील साइन की थी कि चलिए ठीक है, हम यहाँ से ब्लैक सी से यूक्रेन को सिर्फ फूड आइटम भेजने की परमिशन देंगे और फर्टिलाइजर, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यूक्रेन ने कहा ठीक है, हम भी नहीं करेंगे बीच में परेशान, मतलब माइंस वगैरह नहीं बिछाएंगे वेसल के अगेंस्ट। ठीक है, तो फिर भी ये जब नहीं हो पा रहा था तो इंडिया ने वीट सप्लाई किया था इजिप्ट को। तो ये आप अपने इंटरनेशनल रिलेशन में लिख भी सकते हैं, कभी इजिप्ट को लेके क्वेश्चन आए या हमारे डिप्लोमेसी को लेके क्वेश्चन आए कि हमने देखी क्राइसिस के टाइम इजिप्ट जैसी कंट्रीज की मदद की थी जब रशिया और यूक्रेन से उनको वीट नहीं मिल पा रहा था। तो अब ये जो डील हुई थी ये रशिया ने तोड़ दी है। नो, ठीक है, क्योंकि कल उस ब्रिज पे अटैक हुआ ना, क्रीमिया वाले पे, क्योंकि अब यूक्रेन उल्टा यूक्रेन ऑफेंसिव पे है, वो रशियंस को मारना शुरू कर रहा है वेस्टर्न से हथियार ले लेके। ठीक है, तो इस डील को तोड़ दिया इन्होंने, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट, टीपीपी। देखिए, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तान पर ही अटैक करता है। और ये कह रहे हैं कि अफगानिस्तान वाले जो है ना, ये लोग सपोर्ट करते हैं इनको। और देखिए, ये जब तालिबान ने टेक ओवर किया था ना, तब शशि थरूर ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि आज जो पाकिस्तान खुश हो रहा है ना कि अफगानिस्तान में यूएसए चला गया और हमारे जिहादी जीत गए, तालिबान का रूल आ गया, ये पाकिस्तान को बैकफायर करेगा। क्योंकि ये अफगानिस्तान मतलब ऑलमोस्ट तालिबान का ही रूल है। ठीक है, ये तालिबान की ही ब्रांच थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, आतंकी संगठन। अब इस तालिबान को ये लगता है कि जब हम लोग खुद पाकिस्तान पे अगर कैप्चर कर सकते हैं, रूल कर सकते हैं, तो हम आईएसआई जो उनकी पाकिस्तान की एजेंसी आईएसआई के इशारों पर क्यों चलें। तो इसलिए यही अफगानिस्तान में जो पावर में बैठा है तालिबान, अब ये और बूस्टअप कर रहा है तहरीक तालिबान पाकिस्तान को कि आप भी पाकिस्तान में वो कीजिए जो हमने अफगानिस्तान में किया है। इसलिए पाकिस्तान पर अटैक बढ़ते जा रहे हैं। ऑलराइट, और सिर्फ अटैक ही नहीं बढ़ रहे हैं, इनकी जो तालिबान की जो कट्टर सोच है एकदम रेडिकल इस्लाम वाली, शारिया वाली,
वो डेमोक्रेसी के बहुत अगेंस्ट है। और पाकिस्तान में भले ही नाम की सही, बट है तो डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन है। वो नहीं मानते कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को तालिबान वाले। उनका मानना है कि नहीं, जो हमने अफगानिस्तान में किया वो हम पाकिस्तान में भी कर सकते हैं, चाहे वो ओपनली डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन थ्रू सपोर्टिंग दिस तहरीक तालिबान पाकिस्तान, कहीं ना कहीं वो वहां के यूथ को भी रेडिकलाइज कर रहे हैं कि छोड़ो ये सब डेमोक्रेसी का काम। देखिए आपके यहाँ फ्लड आए, आप लोग अभी ऑलमोस्ट भूखे मरने की नौबत पे लोन के भरोसे जी रहे हो दुनिया से लेके, तो किस काम की है डेमोक्रेसी? लेट्स गो बैक टू प्योर इस्लाम, शारिया बेस्ड चलाएंगे अपना देश। ऑलराइट, तो जो यूथ है पाकिस्तान का वो भी रेडिकलाइज हो रहा है इनसे। और इसी से रिलेटेड एक टर्म आ जाता है लोन वोल्फ अटैक। लोन वोल्फ अटैक होता है कि टेररिस्ट अटैक कहीं से प्लान नहीं किया जाता है बाहर से, या अटैक के लिए गन्स नहीं दी जाती हैं, जब भेजे नहीं जाते हैं बंदे अटैक करने की। लोन वोल्फ यानी बस आप ये सब पढ़ के रेडिकलाइज हो गए हो सोशल मीडिया पे, ये सब इस तरह के पोस्ट पढ़ के, तो आपने अपनी कार निकाली और जाके बस चढ़ाना शुरू कर दिया लोगों पे ट्रैफिक में मारने के लिए। इसे कहते हैं लोन वोल्फ अटैक। ओके, यानी कि आपके माइंड को टेरराइज किया जाता है, आपके माइंड को पॉल्यूट किया जाता है कि ये सब गलत हैं, ये लोग गलत हैं, तो आप अपने आप ही निकल पड़ते हो अटैक करने, अपनी गाड़ी लेके चढ़ा दो सब पे। ऑलराइट, दैट इज कॉल्ड एज लोन वोल्फ अटैक। उसके बाद नेपाल कह रहा है कि यार मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के साथ मेरी ओपन बॉर्डर है अराउंड 1850 किलोमीटर, और उधर ऊपर नॉर्थ में चाइना के साथ भी है, लेकिन वहां पर तो मूवमेंट रेगुलेटेड है। लेकिन ये जो ओपन बॉर्डर है ना इंडिया की, और ये बात सच भी है, इस ओपन बॉर्डर होने की वजह से काफी ज्यादा ह्यूमन एंड ड्रग ट्रैफिकिंग होता है। सबसे ज्यादा लड़कियां ट्रैफिक करके लाई जाती हैं नेपाल से और गलत काम में धकेली जाती हैं। ऑलराइट, ह्यूमन ड्रग ट्रैफिकिंग, स्मगलिंग ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स, बिसाइड्स फ्यूगिटिव्स यानी भगोड़े, ऑलराइट, जो देश से भागते हैं, इस टाइप के लोगों, ये सारी सारी क्राइम की जड़ है ओपन बॉर्डर, तो नेपाल उसको कंसिडर कर रहा है। बस बाकी का स्पोर्ट्स है, अभी इसमें काम का नहीं है। स्पोर्ट्स का जो भी होगा हम साल के एंड में देख लेंगे, हमारे काम की जो भी होंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड डू गिव योर कमेंट्स, आपको कैसा लगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।